Assalamu alaikum dear students. Today I will teach you about cardiogenic shock. तो cardiogenic shock वो कंडीशन है जब हार्ट इनफ ब्लड नहीं कर पाता है सप्लाई ताकि जो टिश्यूज का ऑक्सीजन डिमांड है वो पूरा हो सके। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो ये कार्डियोजेनिक शॉक है ये या तो किसी एक सिग्निफिकेंट या मल्टीपल स्मॉलर इन्फेक्शन से होगा। ठीक है, जिसमें देखा गया मोर देन 40% ऑफ myocardium becomes necrotic। मैंने elaborated, तो मैंने कहा कार्डियोजेनिक शॉक हम उस कंडीशन को बोलते हैं जहाँ पे हार्ट एबल नहीं होता है ताकि वो उतना ब्लड सप्लाई करे, ठीक है, कि ऑक्सीजन डिमांड ऑफ टिश्यूज जो है वो पूरा हो सके। तो अब जो यही कार्डियोजेनिक शॉक है ये कहीं पे सिर्फ एक वजह से या मल्टीपल स्मॉलर इन्फेक्शन से हो जाता है। ये इन्फेक्शंस क्या होते हैं? इन्फेक्शंस हम कहते हैं डेड टिश्यूज को। ठीक है, वो डेड टिश्यूज कैसे बन जाते हैं? बाय द लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। अब यही देखा गया कि अगर ये कंडीशन जो है प्रोलॉन्ग्ड रहे तो मोर देन 40% ऑफ मायोकार्डियम बिकम्स नेक्रोटिक। व्हाट इज नेक्रोसिस? नेक्रोसिस हम कहें डेथ ऑफ टिश्यूज। क्लियर? अब इसकी इटियोलॉजी क्या है? अगर हम इसकी काजेस पे नजर डालें तो फर्स्ट कॉज इज कंसिडर्ड एज रप्चर्ड वेंट्रिकल्स। ठीक है, जब वेंट्रिकल्स जो है किसी वजूहात से रप्चर हो जाएंगे उससे भी कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। नंबर 2, सिग्निफिकेंट वेल्व्यूलर डिसफंक्शन। जब वेल्व्स ऑफ हार्ट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, ट्रॉमा टू हार्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एनी कॉज। फॉर एग्जाम्पल कभी चेस्ट इंजरीज हो जाती हैं उस वजह से अगर प्रेशर हो गया हार्ट पे, ठीक है, या कोई रिब जो है वो अंदर घुस गई, ठीक है, हार्ट में, तो उससे ट्रॉमा हो सकता है। या हम कहें कोई ट्रॉमा जो मायोकार्डियल कंट्यूजन से हो गया, तो उस वजह से भी कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। नेक्स्ट इज एंड स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट इज चेस्ट इंजरीज, जैसा कि मैंने बोला। एंड नेक्स्ट इज कार्डियोमायोपैथी। ये कार्डियोमायोपैथी क्या होता है? कार्डियोमायोपैथी हम उस कंडीशन को बोलते हैं जहां पे हार्ट हार्डर बन जाता है टू डिलीवर द ब्लड टू द बॉडी। ठीक है, तो उसमें फिर से कुव्वत नहीं रहती है ब्लड को सप्लाई करने के लिए टुवर्ड्स द बॉडी। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज कार्डियोमायोपैथी। और यही कार्डियोमायोपैथी जो है ये आगे हार्ट फेलियर भी कर सकता है। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या साइंस एंड सिम्टम्स। तो साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक आर टिश्यू परफ्यूजन। Number 2, low BP. Next, rapid and weak pulse. Cold and clammy skin. Increased respiratory crackles. Decreased
urinary output and dysrhythmias. Okay? वैसे इनमें से कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको पता नहीं होगी. तो साइंस एंड सिम्टम्स आर टिश्यू परफ्यूजन, लो बीपी, रैपिड एंड वीक पल्स, cold and clammy skin, increased respiratory crackles, decreased urinary output and dysrhythmias, and etc. ठीक. Now moving towards assessment and diagnostic findings. तो कैसे कर सकते हैं हम डायग्नोज कार्डियोजेनिक शॉक को? जैसे कि मैंने अभी कहा, इसमें कंडीशन हो जाती है बीपी लो की. तो विल मेजर द बीपी मेजरमेंट, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम, कार्डिक कैथेटराइजेशन. ये मैंने परसों आपको बोला क्या है, कैसे प्रोसीजर है इसका. एंड नेक्स्ट इज PAC. PAC का फुल फॉर्म है पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन. ठीक है. इस pulmonary artery catheterization का another name that is Swan-Ganz catheter. ठीक है. जो हम इसमें कैथेटर यूज करते हैं that's also called as Swan-Ganz catheter. तो अब असल में ये PAC जो है, पहले मैं इसका ओवरऑल फंक्शन आपको बोलूं कि क्या है, किस लिए हम pulmonary artery catheterization यूज करते हैं. तो ये हम यूज करते हैं जस्ट टू अलाउ द मेजरमेंट of pressure in एक तो राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी आर्टरी में, और फिलिंग प्रेशर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. तो जहाँ पे हम ये मेजरमेंट करते हैं, चाहे हम प्रेशर इन राइट एट्रियम का ले लें, राइट वेंट्रिकल का ले लें, पल्मोनरी आर्टरी का, या फिलिंग प्रेशर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का, ये चीज़ें हम मेजर करते हैं किस डिवाइस से या किस प्रोसेस से. दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन. क्लियर. तो जहाँ पे हमने ये मेजरमेंट्स कर लिए, इन प्रेशर्स को हम कहते हैं वेज प्रेशर. ठीक है. तो अगर हम अब कार्डियोजेनिक शॉक में देखें कि ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे हो सकता है, PAC कैसे हो सकता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक. तो अगर हम इस वाले पर्टिकुलर कंडीशन की बात करें, यहाँ पे ये मेजर करता है लेफ्ट वेंट्रिक्युलर प्रेशर एंड कार्डिक आउटपुट. ठीक है. तो अगर हम देखें कार्डियोजेनिक शॉक में, जो मैंने अभी बोला वेज प्रेशर, तो हम कहते हैं कि कार्डियोजेनिक शॉक में जो वेज प्रेशर है, ये वेज प्रेशर बोलो, वो एलिवेटेड होता है. ठीक है. और जो कार्डिक आउटपुट होता है वो डिक्रीज्ड होता है. ठीक है. क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल लूजेस एबिलिटी टू पंप. ठीक है. तो हम यहाँ पे ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यूज करते हैं जस्ट टू मेजर एक तो वेंट्रिकुलर प्रेशर और कार्डिक आउटपुट. मैंने कहा कि कार्डियोजेनिक शॉक वो कंडीशन जहाँ पे वेज प्रेशर एलिवेटेड होता है और कार्डिक आउटपुट जो है डिक्रीज्ड होता है. जब हमें ये वाली दो कंडीशंस आ रही हैं, बाय यूजिंग द PAC we can detect the patient is suffering from cardiogenic shock. Next, diagnostic evaluations.
हम ABG करते हैं. व्हाट इज ABG? एट्रियल ब्लड गैस. इससे हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस डिटेक्ट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम लेबोरेटरी टेस्ट्स करते हैं. ये लेबोरेटरी टेस्ट्स हम इसलिए यूज करते हैं टू इंडिकेट या डिटेक्ट कि कोई ऑर्गन डिसफंक्शन तो नहीं हुआ है. ठीक है. These were the diagnostic evaluations. Now moving towards its management. इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? मेडिकल मैनेजमेंट जो कार्डियोजेनिक शॉक का है, इसके बहुत सारी अप्रोचेस हैं, हमें देखने पड़ते हैं या अप्रोच के अकॉर्डिंग हम ट्रीट कर सकते हैं कार्डियोजेनिक शॉक को. तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि अंडरलाइंग कॉज क्या है. व्हेन वी डिटेक्ट द अंडरलाइंग कॉज, accordingly we can treat or we can manage the patient suffering from cardiogenic shock. Clear? Next, reduce any further demand on heart. Clear? हम improve करेंगे oxygenation. हम कोशिश करेंगे रेस्टोर करने की टिश्यू परफ्यूजन. मैं आपको एग्जांपल दे दूं. फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट में हाइपरवॉल्यूमिया है तो हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे इस हाइपरवॉल्यूमिया को रिड्यूस करने के लिए. तो हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे? फॉर एग्जांपल डायूरेटिक्स का, है कि नहीं? अब अगर पेशेंट को हाइपोवॉल्यूमिया है, मैं आपको अंडरलाइन कॉज या ये अप्रोच बोल रही हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं. मैंने एग्जांपल्स ले ली. हाइपरवॉल्यूमिया तो हम डायूरेटिक्स देंगे. हाइपोवॉल्यूमिया अगर पेशेंट में है तो हम क्या देंगे? हम इसको इंट्रावेनस वॉल्यूम एक्सपैंडर्स दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल NS सोल्यूशन दे सकते हैं, हम इसको RL सोल्यूशन दे सकते हैं. ठीक है. तो क्यों? हम कोशिश करेंगे इसका अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड जो है वो हम इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो उनके लिए हम क्या देंगे? इंट्रावेनस वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, जैसे कि NS सोल्यूशंस है, नॉर्मल सलाइन, ठीक है, रिंगर लैक्टेट है. या अब दूसरी कंडीशन हम ले, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को हाइपोक्सीमिया है. ठीक, हमने हाइपोक्सीमिया डिटेक्ट किया किसी पेशेंट में बाय यूजिंग द पल्स ऑक्सीमीटर. तो हम क्या करेंगे? या ABG से हमने देख लिया कि हाइपोक्सीमिया है किसी पेशेंट में, तो हम इस हाइपोक्सीमिया को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे. तो हम कैसे मैनेज करेंगे पेशेंट को? हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे. ठीक है. हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीज करेंगे उस पेशेंट को जस्ट टू रिलीव हिम फ्रॉम हाइपोक्सीमिया रिलेटेड टू कार्डियोजेनिक शॉक. तो मैंने ये अप्रोच पहले आपको बोले. अब हम मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे इसका. So first of all, we will study about pharmacological therapy. Because of decreased perfusion, किस चीज़ का? GI ट्रैक्ट का या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम बोलूं, और प्लस हमने देखना है, हमने एडजस्ट करना है कि डोजेज जो है वो क्विकली एडजस्ट हो जाए बॉडी में. ठीक है. तो एक तो बिकॉज ऑफ डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ GI ट्रैक्ट. नेक्स्ट, नीड टू एडजस्ट डोजेज क्विकली. इन दो चीजों को मद्देनजर रखकर हम पेशेंट में ज़्यादातर मेडिकेशंस का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इंट्रावेनसली, क्योंकि जो GI ट्रैक्ट है उसका डिक्रीज परफ्यूजन होता है, प्लस हमने एडजस्ट करना पड़ता है डोजेज क्विकली. तो इन दो चीज़ों को
ख्याल में रख के हम ज़्यादातर मेडिकेशंस जो हैं हम एडमिनिस्टर उनको करते हैं इंट्रावेनसली। तो मेडिकल मैनेजमेंट में फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज वेजोप्रेसर्स और प्रेशर एजेंट्स भी कह सकते हो। हम यूज करते हैं टू इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट। एग्जाम्पल्स कैटकोलामाइन, एंट्रोपिन, ठीक है, या डोपामीन, सॉरी इट्स नॉट एंट्रोपिन, डोपामीन इज एंट्रोपिन, दिस इज लीवोफिड, ठीक है। तो हमने वेजोप्रेसर्स या प्रेशर एजेंट्स कहें, हम ये यूज करते हैं जस्ट टू इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट, ठीक है। असल में इनका जो अपना फंक्शन पर्पस होता है ये प्रमोट करते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा, ये प्रमोट करते हैं परफ्यूजन टू हार्ट या ब्रेन। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कहा कि वेजोप्रेसर्स या प्रेशर एजेंट्स जो है हम वो यूज करते हैं जस्ट टू इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट, ठीक है, हमारा ये गोल है। मगर अगर हम देखें बुनियादी तौर पे वेजोप्रेसर्स और प्रेशर एजेंट्स जो है ये प्रमोट करते हैं, इंक्रीज करते हैं परफ्यूजन किस चीज का, हार्ट या ब्रेन। मगर इस चीज को अलहदा छोड़ के हम देखेंगे कि ये कंप्रोमाइज करते हैं सर्कुलेशन टू अदर ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल किडनी, ठीक है। अब हमने इस चीज पे देखना है कि ये तो सर्कुलेट कर रहा है, किस कंप्रोमाइज कर रहा है सर्कुलेशन टू अदर ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल किडनी, हाँ परफ्यूजन को प्रमोट कर रहा है, मगर यहाँ पे ये फंक्शन तो दे रहा है ना ये फंक्शन तो दे रहा है ना, ठीक। तो और भी इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, फॉर एग्जांपल ये वर्कलोड को इंक्रीज करते हैं, कौन, वेजोप्रेसर्स या प्रेशर एजेंट्स जो है ये हार्ट के वर्कलोड को इंक्रीज करता है। जब वर्कलोड हार्ट का इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीजन डिमांड भी इंक्रीज ही हो रही, तो हम ये वेजोप्रेसर्स या प्रेशर एजेंट्स जो हैं हम इनिशियल स्टेज में इनको एडमिनिस्टर नहीं करते, सो दे आर नॉट एडमिनिस्टर्ड अर्ली इन कार्डियोजेनिक प्रोसेस। क्लियर, ये चीज है। नेक्स्ट इज डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जो है हमने इनको एडमिनिस्टर करना पड़ता है वेरी केयरफुली, क्यों, टू रिड्यूस वर्कलोड ऑन हार्ट as long as they do not cause worsening of tissue hypoperfusion, ठीक है। तब तक हम इनको यूज करेंगे, मगर हमने इनको केयरफुली यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने रिड्यूस कर रहे हैं वर्कलोड ऑफ हार्ट, तब तक हमने यूज करने हैं कि ताकि ये टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन ना क्रिएट करे। हमने इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम कौन से एजेंट्स यूज करते हैं, सच एज एम्ब्रिनोल, जैसा मैंने कल कहा, इनोकर, मिलिरिनोल लाइक प्रिमेकर, लाइक निपराइट, ठीक है। अब जो ये एजेंट्स है दे आर वैजोएक्टिव, यू नो। अब जब ये वैजोएक्टिव है सो दे विल लोअर द वॉल्यूम रेस्ट्रिक्टेड टू हार्ट, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगा और कार्डियक वर्क जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, these were the treatments या मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। अदर ट्रीटमेंट्स में आते हैं, include circulatory
assist devices. ठीक है, तो हम कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज करते हैं जो सर्कुलेशन में हमें मदद करते हैं in the patient who is suffering from cardiogenic shock. तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो मैकेनिकल सपोर्ट डिवाइस यूज किया जाता है, इट्स कॉल्ड एज इंट्रा एओर्टिक बलून पंप, एब्रिविएटेड एज IABP. है क्या ये इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप? ये कैथेटर होता है, इट्स अ कैथेटर जिसमें एक इन्फ्लेटेबल बलून होता है एट द एंड. ठीक है, विद एन इन्फ्लेटेबल बलून एट द एंड. इंसर्ट कहाँ किया जाता है? यूजुअली femoral आर्टरी में. इज इंसर्टेड थ्रू द femoral आर्टरी. तो और जो यही बलून एट द एंड है, इसको हम पोजिशन करते हैं, इज पोजिशन्ड इन डिसेंडिंग thoracic aorta. ठीक है, जो ही हमने इसको फिक्स पोजिशन किया thoracic aorta पे, फिर उसके बाद बैलून जो है वो इन्फ्लेट होता है, डिफ्लेट होता है. ये इन्फ्लेट कब होता है, डिफ्लेट कब होता है? दो कंडीशंस होती हैं इसमें. अगर हम डायस्टोल की बात करें, वहां पे बलून इन्फ्लेट होता है. ठीक है, अब जब ये इन्फ्लेट हो गया, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड परफ्यूजन of coronary and peripheral artery. सिस्टोल कंडीशन में ये डिफ्लेट होता है. कब? जस्ट बिफोर सिस्टोल. अभी सिस्टोल नहीं हुआ, लिटिल बिट टाइम गैप पहले ही, सिस्टोल से पहले ही डिफ्लेट हो जाता है. उससे क्या होता है? विच रिजल्ट्स in decrease in afterload. ठीक है, and that is resistance for ejection. ये मैंने पढ़ाया है. Clear? This was all about cardiogenic shock. Stay blessed and stay tuned.